क्वेश्चन नंबर 19 बी कर रहे हैं हम। 19 बी में आपको बता रखा है पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 में। उनकी बैलेंस शीट गिवन है और बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। एसेट्स में से क्या क्या ट्रांसफर होगा? बैंक को छोड़कर बाकी सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी, बैंक को छोड़कर, और टोटल आएगा 1,28,000। ये ट्रांसफर करने वाला काम आप खुद करेंगे। लाइबिलिटी साइड से क्या क्या ट्रांसफर होगा? कैपिटल्स नहीं होंगे, पीज लोन नहीं होगा क्योंकि वो पार्टनर का लोन है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व होगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व का मतलब हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और क्रेडिटर्स भी होंगे। इन तीनों को ट्रांसफर करो और टोटल आ जाएगा 53,000। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं आप एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं एक ही पेज में रियलाइजेशन अकाउंट पूरा आ जाए इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ, और वीडियो भी थोड़ी छोटी बने, नहीं तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। अब देखते हैं पार्टनर कौन सा एसेट या लायबिलिटी ले गया। पी ने कहा है कि वो बिल्डिंग ले जाएगा बुक वैल्यू में, तो एसेट लेके जाना है इसलिए बाय में आएगा, बाय पीस कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर गया है? बिल्डिंग। कितने में लेकर गया है? बुक वैल्यू में, और बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 50,000। फिर उसने ये भी कहा है कि वो क्रेडिटर्स को पे करेगा 10% डिस्काउंट पे। तो टू पीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स कितने के ट्रांसफर किए थे हमने? 37,000 के। 37,000 का 10% निकाल के माइनस करो, 33,300। अगला पॉइंट बाद में, थर्ड पॉइंट भी बाद में है क्योंकि इन सब में बैंक इन्वॉल्व है। सबसे पहले फिफ्थ पॉइंट में कहा है कि गुडविल फर्म की 10,000 है, जो कि बुक्स में तो कहीं नहीं थी, हमने ट्रांसफर तो नहीं करी, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। क्यू जो है इस गुडविल को ले जाने को तैयार है, तो ये हमारा एसेट होता है, इसलिए बाय में आ जाएगा, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 10,000। उसके बाद वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो पार्टनर लेके जा रहा है, तो बाय बैंक। अभी हमने बहुत सी पॉइंट्स मिस करे हुए हैं, और टू बैंक। सबसे पहला पॉइंट तो हो चुका है। सेकंड पॉइंट में कहा है एक्रूड इनकम इंटरेस्ट, सॉरी, जो एसेट में था वॉज नॉट कलेक्टेड, यानी उससे पैसा कुछ नहीं मिला। तो पैसा नहीं मिला ये कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पैसा मिला ये रिकॉर्ड करना होता है, तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹1,000 वाज मेट। वाज मेट का मतलब इस लायबिलिटी को पे कर दिया गया, तो बैंक के आगे नीचे आ जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर खाली मेट नहीं लिखा होता तो इसे कहीं नहीं दिखाते, लायबिलिटी है, क्या पता ना दी हो। प्लांट, स्टॉक और फर्नीचर से इतना रियलाइज हुआ, ये तीनों एसेट हैं, तो तीनों बाय बैंक में आ जाएंगे। स्टॉक से रियलाइज हुआ है 26,000, प्लांट से 80%, सॉरी, प्लांट से 26,000 है, और स्टॉक से 80% है। 22,000 का स्टॉक है, इसका 80% होगा 17,600। 20% कम करके भी निकाल सकते हो, जो शॉर्ट पड़े आपको। और फर्नीचर एट पार का मतलब जितने का था, जितनी बुक वैल्यू थी उतने में। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इस अगले पॉइंट के लिए कराया है, डेटर्स वर ड्यू एट एन एवरेज बेसिस आफ्टर 1 मंथ। ये बात मैंने आपको एक बीट क्लास में भी समझाने की कोशिश करी थी कि डेटर्स को आपको डेटर्स से पैसा 1 महीने बाद आना है, यानी आज से 1 महीने बाद। लेकिन क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उन्होंने इमीडिएटली पेमेंट कर दी, यानी उन्होंने आज ही पेमेंट कर दी 31 दिसंबर को ही, जबकि इसका पैसा 31 जनवरी को आना था नेक्स्ट ईयर। उन्होंने 31 दिसंबर को पेमेंट कर दी, 1 महीना पहले। तो इस चीज के लिए उनको एक 12% पर एनम से डिस्काउंट मिला है। तो डेटर्स से पैसा मिलेगा डिस्काउंट कम होने के बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप डेटर्स पे डिस्काउंट निकालेंगे, डेटर्स की अमाउंट कितनी है एसेट साइड में? 18,000।
आपको डिस्काउंट का रेट दे रखा है 12% पर एनम, पूरे साल का 12%। और क्योंकि एक महीने पहले पेमेंट हो रही है तो सिर्फ एक महीने का डिस्काउंट मिलेगा 180 रुपीज। जब भी ये 1 मंथ वाली हो, साथ में रेट के साथ पर एनम लिखा हो तो टाइम फैक्टर जरूर लगेगा। अब ये 180 रुपीज नहीं लिखने हैं, 180 का डिस्काउंट लगेगा। 18,000 में से 180 माइनस करोगे 17,820। ठीक है, उसके बाद अगला गुडविल वाला पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, तो ये 2 बैंक में आ जाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200, कुछ नहीं कहा है तो बॉन्ड और पेड बाय फर्म होंगे। अब टोटल कर दें? नहीं। अब हम देखेंगे क्या सारी लायबिलिटीज पे हो गई या नहीं हो गई हैं। तो हमने लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी, क्रेडिट पहली करी थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये पे नहीं हुई है तो इसको पे कर देंगे पूरा। फिर हमने करी थी डेप्रिसिएशन रिजर्व यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसे ट्रांसफर करेंगे लेकिन पे नहीं करेंगे। ये तो एसेट को कम करने वाला प्रोविजन है, ये इसको किसी के पैसे नहीं दिए जाते हैं। डेप्रिसिएशन की तो वैसे भी कभी पेमेंट नहीं होती। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। उसके बाद क्रेडिटर्स जो है पी लेके जा चुका है और कुछ है नहीं। और आप टोटल लगा सकते हैं, इस जगह टोटल आ जाएगा 8,200 और इसका 420 18 44 50 67 420। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो अगर आप देखें ध्यान से लगभग बराबर ही लग रहा है, 161 169, ये 5 5 10, ये 17, ये ज्यादा है। तो प्रॉफिट आ रहा है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स PQR, $420 180,420 180,420। अब बैलेंस करो इसे, 920 412 20 14 17 10920। रेशो है 3:1, तो ये आ जाएगा 5460। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3640 और यहाँ आ जाएगा 1820। एक बार चेक कर लेते हैं, 12 कैरी 1 19 कैरी 1 10920। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बार ध्यान रखें किसी चीज को आगे रिजर्व लगाने से वो रिजर्व हो नहीं जाता है। ये नहीं कि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रिजर्व लिख दिया तो वो डेप्रिसिएशन रिजर्व जो है वो रिजर्व हो जाएगा, वो प्रोविजन ही रहेगा। ऐसे ही बैक डेट रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉरी, बैक डेट रिजर्व जो है वो प्रोविजन फॉर बैक डेट का ही दूसरा नाम है, वो एक तरह का प्रोविजन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीनियर क्लासेस में एमसीक्यू में कि प्रोविजन बैक डेट रिजर्व क्या है, नाम दे दिया जाता है तो बहुत से बच्चे इसका जवाब देते हैं कि वो एक रिजर्व है। रिजर्व नहीं है, वो प्रोविजन है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 30,000 20,000 और 10,000 है। फिर रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया है, बाय रियलाइजेशन 5460 3640 1820। टू साइड में देखेंगे तो एक बार पी का नाम आया है बाय रियलाइजेशन, पी में आ जाएगा 33,300। फिर बाय में देखेंगे तो बाय में पी और क्यू दोनों का नाम आया है, टू रियलाइजेशन, पी में 50,000 और क्यू में 10,000। आर में कुछ नहीं। फिर लायबिलिटी साइड में देखेंगे कोई चीज नहीं है, जो एक बार रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी उसकी बात नहीं करनी। एसेट साइड में देखेंगे उसमें भी कोई चीज नहीं है। तो जिधर कम ज्यादा होगा
उधर बाय बैंक टू बैंक आ जाएगा, और तीनों में ही बाय का टोटल ज़्यादा है, तीनों में ही टू बैंक आ जाएगा। ये टू बैंक की अमाउंट आप खुद निकालेंगे, मैं टू बैंक की अमाउंट नहीं निकाल रहा हूँ। मैं जल्दी से रियलाइजेशन बैंक अकाउंट की बात कर देता हूँ। बैंक अकाउंट मैं पहले भी बता चुका हूं कि बैंक अकाउंट में एक सीक्वेंस है। मैं कुछ लोगों की कॉपी चेक कर रहा था, होमवर्क चेक कर रहा था, तो उस होमवर्क में कई लोगों ने कैपिटल पहले लिख दी है और रियलाइजेशन बाद में। ऐसा नहीं हो सकता है। सेक्शन 48 कहता है पहले आउटसाइड लायबिलिटी को पे करना है, फिर पार्टनर्स के लोन सेटल करने हैं, और उसके बाद कैपिटल सेटल करनी है। तो बैलेंस ड्रॉ डाउन के बाद आपको सेक्शन 48 फॉलो करना है। सबसे पहले टू बैलेंस ड्रॉ डाउन आएगा जो कि 5000 है। इसके बाद आपको सेक्शन 48 फॉलो करना है जो कहता है पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे होंगी, पहले तो एसेट्स देखेंगे। इसलिए रियलाइजेशन में जो बाय बैंक होता है वो टू रियलाइजेशन करके आ जाता है। पहले एक्चुअल में एंट्रीज में तो यही होता है, लेकिन लेजर में आप अगर बाय वाला भी पहले लिख दोगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। फिर जब एसेट्स बिक जाते हैं तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी जो हमने रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा होता है वो पे की जाती है पहले। ये सेक्शन 48 कहता है हमारा। अगर हम किसी चीज और को पहले पैसा दे देंगे तो हम इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद पार्टनर्स लोन सेटल होता है, तो लायबिलिटी साइड में पी का लोन है तो वो पे किया जाएगा बाय पीज लोन अकाउंट। कितना है? 20,000। और लास्ट में कैपिटल सेटल होती है, क्योंकि तीनों में टू बैंक है, तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय आर कैपिटल अकाउंट। इनका सीक्वेंस नहीं बदला जा सकता है। आप रियलाइजेशन को और पी के लोन को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये इसी ऑर्डर में ही लिखने हैं। हाँ, पी क्यू आर का सीक्वेंस आप बदल सकते हैं क्योंकि एक साथ पे किए जा रहे हैं। आप पहले क्यू लिख दे, पी लिख दे, आर लिख दे, कोई फर्क नहीं हो सकता पड़ता इनका। लेकिन इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस और नेक्स्ट का सीक्वेंस नहीं बदला जा सकता। अगर आप बदल देंगे तो वो गलत माना जाएगा। आपके फुल तो नहीं कटेंगे लेकिन हाफ मार्क्स काटा जा सकता है बिकॉज ऑफ सीक्वेंस।